गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम लोग क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिजिक्स और मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं, मतलब 11th में आने के बाद बायो लेना चाहते हैं, वो सोचेंगे कि 10th तक तो मैथ्स था ही सर, प्रॉब्लम हमारे लिए 11th में भी आप बता रहे हो कि मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे फिजिक्स में। तो देखो बेटा, एक मैं आप लोगों को पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ, फिर इसके बाद लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स में बिना मैथमेटिक्स आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं। कभी भी अगर आपको फिजिक्स समझना है तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और बेसिक मैथमेटिक्स के हेल्प से हम लोग सारे जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे बेस किसके ऊपर बेस करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करते हैं। क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो ये फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं, और इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या करते हैं, सारा का सारा फिजिक्स समझते हैं और सीखते हैं। दूसरी बात कि आपको फिजिक्स में 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो थ्योरी कि भाई कोई भी लॉ है क्या, वो बताना हमें क्या चाहता है, समझाना हमें क्या चाहता है। दूसरी बात हमें ये बताया जाता है कि उसकी डेरिवेशन क्या है, कोई भी लॉ की थ्योरी क्या है, थ्योरी के बाद डेरिवेशन क्या है। जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। फिर उसको मैथमेटिकली क्या समझाया गया कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, किसी भी लॉ के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं बेटे, या किसी भी थ्योरी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो वो खुद थ्योरी को समझेंगे हम, है क्या वो आखिर चीज, फिर उसके डेरिवेशन को कि कैसे फोर्स F इज इक्वल्स टू ma आता है, तो सेकंड लॉ से हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर नहीं चलेंगे, पहले एक एग्जांपल के रूप में बस मैंने बताया। दूसरी बात कि फिर उसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेरिवेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला किसके ऊपर बेसिस करता है, बेसिक मैथ्स के ऊपर। बिना बेसिक मैथ्स जाने आप कभी भी फिजिक्स के डेरिवेशन पोर्शन को और न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं कर पाओगे। 2 बातें याद रखना, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने के केवल 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपको डेरिवेशन पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए। दूसरी बात कि कोई भी बड़ी से बड़ी थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में छोटे से फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा कि भाई हमें जब मैथ्स आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी डेरिवेशन को सबसे पहले आसानी से कर लेंगे। दूसरी बात कि हम कोई भी न्यूमेरिकल हमको दिया गया रहेगा तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और बात समझो, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किसके ऊपर बेस करती है, मैथ्स के ऊपर बेस करती है। तो जो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, मैथ्स के ऊपर। इसलिए हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, और बेसिक मैथ्स पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग चैप्टर के ऊपर अपने आ जाएंगे। ये जो वेक्टर भी मैंने पढ़ाया था एक्चुअल में ये भी पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स ही था, लेकिन वो एक अलग से चैप्टर भी है। आपके चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में वो पूरा है, बट हमने अलग से उसको पढ़ाया। मेरा वो बेसिक में था, ठीक है। और ये भी एक बेसिक का एक चैप्टर है, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैथ्स क्या है उसके बारे में जरा सा इसमें एक पॉइंट में नोट कराता हूं आपको। मैथ या मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्या है बेटा, इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहने का सेंस कि कोई भी लॉ है तो उसकी डेरिवेशन किसके बेसिस पर होगी, मैथमेटिक्स के बेसिस पर होगी। किसके बेसिस पर होगी बेटे, मैथमेटिक्स के बेसिस पर होगी। दूसरी बात, मैथमेटिक्स क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प देता है। मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स ऐसे आप लिख सकते हैं
मैथमेटिकल टूल्स में क्या आते हैं? बेसिक फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशन, बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत अलजेब्रा। बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। जैसे 11th 12th के बच्चे पढ़ते हैं डीप में, वैसे नहीं पढ़ना आपने को। बस बेसिक चीजें पढ़नी है, बेसिक से फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें मेनली फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। मैथमेटिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड to solve the numerical problem easy and to understand the डेरिवेशन ऑफ लॉ। दो बातों को ध्यान रखोगे। सबसे पहला चीज कि फिजिक्स की लैंग्वेज कौन है? तो मैथ्स है। कोई भी डेरिवेशन करने जाओ तो मैथमेटिक्स वहां पे आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि मैथमेटिकल टूल्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सभी के सभी क्या है? मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमको किसमें मदद करते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने दो बातें लिखी, बस ये बेसिक है समझने के लिए। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेंसुरेशन। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस को बताएंगे हम, और ये आप लोग पढ़े भी हैं पहले, ठीक है। बस उसको रिकॉल कर लेना है और आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मेंसुरेशन फॉर्मूला। मेंसुरेशन फॉर्मूला। मेंसुरेशन का मतलब समझते हो सभी बच्चों को? 10th तक में पढ़ाया गया होगा, किसी के 9th में होगा, किसी के 10th में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आपको मैं बता देता हूँ। स्मॉल r का मतलब होगा रेडियस, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडियस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ स्मॉल d का मतलब होगा डायामीटर। क्या होगा? डायामीटर। और स्मॉल r का मतलब रेडियस, d का मतलब डायामीटर, और v का मतलब वॉल्यूम। इसके साथ ही साथ SA का मतलब क्या होगा बेटे? सरफेस एरिया। ऐसे का मतलब सरफेस एरिया। ये बात ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है। हम लोग इसमें मेंसुरेशन में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल के बारे में। सर्कल सब लोग जानते हो, सभी को पता होगा सर्कल क्या होता है भाई। देखो सर्कल में क्या होती है? उसकी एक रेडियस होती है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसको सेंटर से उसके सरफेस एरिया को जो ज्वाइन करता है उसे रेडियस बोलते हैं। ये सबको पता है, बेसिक सी बात है। तो सर्कल है, सर्कल के बारे में सबको पता है। उसकी एक सेंटर होती है, दूसरी बात ये उसकी सर्कमफेरेंस होती है। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। इसको क्या लिख सकते हो? 2 पाई r। पेरीमीटर को मैं लिख भी दे रहा हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को भी क्या बोलते हैं? 2 पाई r, या इसी को आप लिख सकते हो पाई स्मॉल d। पाई d का मतलब पाई 22/7 इंटू d का मतलब डायमीटर। तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई r होती है बच्चों, और उसकी वैल्यू हम लोग पाई d भी कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। दूसरी बात, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ और फिर आगे का लिख रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान देते जाएंगे।
ये सारे फॉर्मूले बेटे मैं एक जगह दिखा दे रहा हूँ, 2 से 3 क्लासेस इसमें लगेंगी, ज्यादा भी नहीं हम लोग यूज करेंगे इस पे क्लासेस, और सारे फॉर्मूले एक जगह लिखा देंगे, उनको आपको याद करना रहेगा और कैसे यूज करना है वो मैं बता दूंगा, वो यूज करना बस आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। पहला तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, दूसरा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, सबको पता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो 1/4 पाई डी स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डी का मतलब डायमीटर, डी का मतलब ये डायमीटर, ठीक है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर नहीं दिया तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर कितनी होती है, रेडियस की डबल होती है, उस वजह से 1/4 पाई डी स्क्वायर भी होता है। दोनों फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर भी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद सर्कल के बाद चलते हैं स्फीयर पे। सेकंड जो पॉइंट है वो किसके बारे में हम लोग चल रहे हैं, स्फीयर। स्फीयर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो फुटबॉल देखा ही होगा, फुटबॉल नहीं देखा होगा तो बॉल जिससे आप खेलते हो वो सब के सब स्फीयर है, ठीक है बेटे। तो स्फीयर 3D बॉडी होती है और सर्कल कैसी बॉडी होती है, 2D बॉडी होती है। सर्कल को बनाने के लिए केवल 2 एक्सिस की जरूरत होती है, बट स्फीयर को बनाने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे स्फीयर के लिए लिख भी दे रहा हूँ, इट इज ए 3D बॉडी। ये 3 डायमेंशनल बॉडी होती है बेटा, ठीक है। कभी भी देखो अगर फुटबॉल है तो उसके लिए x भी यूज करेंगे, y भी यूज करेंगे, और उसकी कुछ क्या हो जाएगी, z एक्सिस में भी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का कुछ x एक्सिस भी होगा, कुछ y एक्सिस भी होगा, कुछ z एक्सिस भी होगा किसी एक पॉइंट से। क्लियर हो रहा है? तो ये इसीलिए 3D बॉडी कही जाती है। और इसके बाद आपको देखोगे सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर। यही किसके इक्वल होता है, पाई डी स्क्वायर के लिए। पाई डी का मतलब पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर। कहीं पर भी जैसे न्यूमेरिकल आप कर रहे हो वहां पे आ गया कि भाई अब सरफेस एरिया निकाल दो किसी चीज का, वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको बताया जाता है। दूसरी बात बेटा, एरिया निकालने या सॉरी वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया नहीं वॉल्यूम। 3D बॉडी की वॉल्यूम निकालते हैं, 2D बॉडी की एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हम लोग डायमेंशन लेंगे स्फीयर के बाद, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब जैसे कि हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, 2 लेयर्स होंगी, एक इनर लेयर होगा, एक आउटर लेयर होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल बोलते हैं। या आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ओके। अब देखिए इसमें फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर कितना होता है बेटा, ध्यान रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, ऊपर मिटा करके लिख रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे।
अब देखो सरफेस एरिया हो गया, इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल या इसी को आप क्या बोलोगे, हॉलो स्फीयर। तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ध्यान रखेंगे 4 पाई आर क्यूब इंटू डी आर, 4 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। डी आर क्या होता है, अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डी आर में कंफ्यूजन, 4 तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट, 4 पाई का भी वैल्यू पता है, आर का मतलब रेडियस, डी आर का मतलब थिकनेस होती है। किसकी थिकनेस, स्फेरिकल सेल। जैसे मैं 2D में आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, समझो कि एक स्फेयर है, इसी के ऊपर दूसरा स्फेयर है, उसकी जो थिकनेस होगी ना बेटे, वो थिकनेस को क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डी आर बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डी आर means thickness of spherical cell या hollow sphere। डी आर का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल है या होलो स्फीयर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना है, 4 पाई आर क्यूब इनटू डी आर। और डी आर क्या है, डी आर है यहाँ पे ध्यान रखोगे थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बेटा सॉरी, एक यहाँ पे छोटा सुधार करना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, क्योंकि आर क्यूब होना चाहिए ना पूरा मिल करके। तो इसकी जो अभी स्फेयर की हम लोगों ने वॉल्यूम क्या लिखा था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान दोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। फिर से मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल हमने 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर होगा, क्यूब नहीं होगा, सॉरी, उसको सुधार कर लेना। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, और डी आर क्या है, थिकनेस। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद लेंगे नेक्स्ट नंबर, कौन सा होगा भाई, चौथा होगा शायद, सिलेंडर। सिलेंडर तो आप लोगों ने देख रखा होगा, सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग जैसा घर में सिलेंडर देखते हैं उसको भी सपोज कर सकते हो, बट वैसा अगर नहीं सपोज करना है तो देखो मैं एक बार दिखा दे रहा हूं उसका स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। सिलेंडर को आप कुछ इस टाइप का क्या करेंगे, सपोज करेंगे। उसमें फर्स्ट लिखोगे सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया या लेटरल एरिया, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की लेटरल एरिया कितनी होती है, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, क्या होता है, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच। ठीक है, ध्यान देना, सिलेंडर आप ये वाला समझो, उसको बोलो ये, दिस इज योर हाइट h और ये आपकी रेडियस r है। ठीक है,
ये इसको सपोज करो, ये सिलेंडर है, उसका लेटरल एरिया का मतलब कि कितना कर्व है, उसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच होगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस फिर से यही है पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बट इनको ध्यान रखना है और एक जगह आप लोग नोट भी करो ताकि एक बार दो बार रिवीजन करते रहोगे पढ़ रहे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक सारी चीजें। अब इसके बाद देखोगे टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखो लेटरल एरिया प्लस ये दोनों जो सर्कल है उसकी एरिया को ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक जो नीचे लगा होगा सर्कल और ऊपर लगा होगा सर्कल, उन दोनों की एरिया साथ में प्लस लेटरल सरफेस करते हैं। ठीक है, आप लोग किए भी होंगे। तो ध्यान दो यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा अपने को, देखो बेटा 2 पाई आर मिल जाएगा। 2 पाई आर अगर कॉमन मिलता है तो h प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर याद रखेंगे, या टोटल एरिया ये भी याद रखोगे। टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल जो ऊपर नीचे लगी होती है सिलेंडर में, और सिलेंडर का ये वाला फॉर्मेट याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आते हैं कोन के ऊपर। नेक्स्ट देखो बेटे 5th नंबर होगा कोन। सब लोगों ने देखा होगा, आइसक्रीम खाया ही होगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एक कोन के ही शेप में होता है, या कभी कभी आप लोग वो खाया होगा, क्या कहते हैं उसको, मूंगफली वगैरह जो बेचते हैं, इस टाइप का कोन होता है। ठीक है, एक पॉइंट से वो होता है और ऐसे करके आता है, वो पेपर का बनाते हैं, है ना, तो उसे भी कोन कहते हैं। कोन तो लगभग सबने देखा होगा, तो उसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। लेटरल एरिया ऑफ कोन, कोन की लेटरल एरिया कितनी होती है, ध्यान रखना, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है लेटरल एरिया ऑफ कोन। इसके बाद दूसरा टोटल एरिया ऑफ कोन, टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर अंडर रूट ऑफ, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, देखो लेटरल एरिया कितना हो गया, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। और लास्ट वन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोग देख लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर ध्यान रखना, लेटरल एरिया ऑफ कोन पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके साथ साथ टोटल एरिया ऑफ कोन पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, देखिए किसी वजह से मतलब वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज हो गया था। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हम लोग कोन के बाद किसको देखेंगे, इलिप्स। किसको बेटा, इलिप्स। नाम शायद सुना होगा, 6 नंबर होगा। इलिप्स का नाम सुना है? नहीं सुना है तो एक देखे हो ना, एक को ही आप विजुलाइज करो तो उसे इलिप्स कहते हैं। कैसा होता है देखो जरा, मैं बताता हूं आपको। ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। वैसे एक्सिस से मतलब नहीं होता, देखो ऐसा होता है यूं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस वाले डिस्टेंस को ए, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस वाई एक्सिस में होती है, यहां से लेकर के यहां तक की ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं बी। और ए बी क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं। ए का मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और बी का मतलब होता है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट में आप लोगों को बताया गया होगा, अदरवाइज मैथ्स वाले बच्चों को तो 11th में पूरा पढ़ाया भी जाएगा। बायो वाले बच्चे को इतना समझना कि जो एक्स एक्सिस में लेते हो या जो बड़ी होती है उसे सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो छोटी होती है बी उसे सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ओके बेटा, इस टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। देखो ये पूरा इलिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलिप्स कहलाता है। तो एरिया ऑफ इलिप्स देख लो, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी। ए बी का मतलब एरिया ऑफ इलिप्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। और ए का मतलब क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, और बी का मतलब क्या हो गया, सेमी माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। इलिप्स का बस इतना ही याद रखना है, जितनी जरूरत होगी बेटा बस उतना ही लोग पढ़ेंगे। इलिप्स के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम। ये आप लोग सुने हो, है ना? पैरेललोग्राम देख लेना, स्पेलिंग वगैरह रख लूं। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है देखो बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसे बोल दो बी, इसे बोल दो साइड ए, और इसे बोल दो थीटा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां से करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं, एच हाइट बोलते हैं। ठीक है ना? ये वाली पैरेलल वाली जो साइड है, ये वाली पैरेलल वाली साइड को हाइट नहीं लेते हैं, यहां से ड्रॉप करते हैं बेस में परपेंडिकुलर, उसे हाइट बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। कितना होता है? बेस इनटू हाइट। तो देखो बेटा, बेस तो हम लोग बी लिख सकते हैं, और ये भी ए अगर है तो यहां पे परपेंडिकुलर वाले इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। वो मैंने ब्रेक करके आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ये कुछ यूं है और ये थीटा दिया गया है, तो आपको ये वाला बताना है, ये वाला। तो ये वाला है और ये वाली वैल्यू ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाइट को। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे h है और हाइपोटेनस की जगह पे यहाँ पे a है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, h इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, a साइन थीटा आ जाएगा। कैसे मैंने समझाया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, h है और हाइपोटेनस a है, तो मैंने पुट कर दिया, h निकाल दिया a sin थीटा। तो देखिए बेस तो अपना b है भाई, b लिख दो इनटू a sin थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b a sin थीटा, याद रखो a क्या है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, देयरफॉर a क्या है, साइड है, h क्या है, हाइट है, b क्या है, बेस है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन साइड a एंड b। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस यहाँ पे b है, हाइट क्या है a sin थीटा, पुट कर दिया वैल्यू आ गई। ओके आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रेपेजियम को देख लेते हैं, ट्रेपेजियम से भी आप लोग परिचित होंगे, ट्रेपेजियम को पढ़ाया होगा, 9th-10th में शायद पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर ट्रेपेजियम के ऊपर, सॉरी ट्रेपेजियम या इसको ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेपॉइड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ट्रेपॉइड कैसा होता है, थोड़ा सा देख लो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बी, इस वाले साइड को क्या बोल देते हैं, ए, और इसे क्या बोलते हैं, हाइट एच बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ए एंड बी आर पैरेलल साइड। ए बी क्या है, पैरेलल साइड है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, एच क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपॉइड, ट्रेपॉइड। ठीक है, ट्रेपॉइड। अब यहाँ पे एरिया ध्यान रखेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपॉइड कितना होता है, h/2 a + b। ठीक है, कभी कभी ऐसा डायग्राम आ जाता है तो इसको याद रखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपॉइड h/2 a + b। ठीक है, ए बी क्या है, पैरेलल साइड्स। ओके, और कुछ नहीं खास। चलिए नेक्स्ट, बस एक लास्ट और करेंगे हम लोग, ट्रायंगल को देखेंगे। एक और देखेंगे ट्रायंगल, इससे तो सब लोग इंट्रोड्यूस हो गए, परिचित हो गए। तो देख लो ट्रायंगल, हम लोग कुछ ऐसा ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका कि साइड हम लोग ले रहे हैं ए, बी और सी। एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, ओके बेटा। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये फॉर्मेट समझते हो, नहीं समझते हो तो मैं लिख देता हूं। ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक और बात याद रखेंगे, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी, इसे हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। जिसमें कि एस क्या होता है, वेयर एस इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बस यहीं तक आप ध्यान रखो। मेंसुरेशन में बस इतने ही फॉर्मूले हैं बेटा, इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैंने एक जगह पे लिखा दिया, और ये सब अलग अलग आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, जिसके लिए आपको एक जगह पे सारा लिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले, पूरे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम लोग, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करके लिया होगा, ठीक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।